तो इस क्लास का उद्देश्य आप सभी को एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें अगर बात करें तो जूनियर असिस्टेंट जो कि अभी आपका 3284 पोस्ट हो चुका है, और स्टेनोग्राफर जो कि आपका 1254 पद हो चुका है। और बात करें अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और साथ ही आपको आरओ एआरओ की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अभी तो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम आपका होना है, बाकी आप देखिए लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न हमारा हिंदी से है, और देखिए कह रहा है कि यातुधान का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो यातुधान का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो देखिए वसन किसका होता है। वसन की बात करें तो वसन जो होता है वह आपका कपड़े का होता है। किसका? वसन जो होता है वह कपड़े का पर्यायवाची होता है। और बात करें जैसे आपका कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, वस्त्र हो गया, और आपका पट हो गया, पट के बाद आपका चीर हो गया, यह सब किसके? तो आपके वसन के पर्यायवाची शब्द हैं। आग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो आग का पर्यायवाची जैसे आपका अग्नि हो गया, अग्नि हो गया, और आपका अनल हो गया, अनल हो गया, अनल के बाद आपका पावक हो गया, पावक भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। और आपका क्या होता है? हुतासन। क्या होता है? हुतासन भी आपका जो है आग का पर्यायवाची होता है। और आपका अश्व देखिए, अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो अश्व का पर्यायवाची घोड़ा होता है। घोड़ा के बाद आपका है होता है। क्या होता है होता है। और तुरंग होता है, तुरंग होता है। और क्या होता है? तो बाजी होता है। क्या होता है? बाजी, क्योंकि घोड़ा जो है सभी बाजी जीत लेता है, इस वजह से इसको बाजी भी हम कहते हैं। और निशाचर देखिए हमारा जो हो जाएगा यातुधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निशाचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगर बात करें यातुधान, आज यातुधान का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो निशाचर हो गया। और आप राक्षस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षस भी कहते हैं। राक्षस के बाद हम इसे असुर भी कहते हैं। असुर हो गया, दैत्य हो गया, दानव हो गया, सुरारी हो गया, रजनीचर हो गया। यह सब आपके जो है निशाचर के पर्यायवाची हैं। बाकी यातुधान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, और कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए क्या होता है? प्रथम में आपका होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। क्या होया? तो संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर बात करें देखिए आपको दे रखा है को ना, तो इसी को होता है जहाँ पे आपका दान होना हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, संप्रदान कारक आ जाएगा। अब बात करें तो देखिए आपको जुबान पर याद होना चाहिए। कैसे? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने पर, और संबंध के लिए हम लगाते हैं का की रा री रे, अधिकरण में पर, और संबोधन में हम लगाते हैं, संबोधन में आपको ये वाला चिन्ह आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ओ हमने लगा दिया संबोधन में, और क्या लगा दिया? ओ लगा दिया। ओ के बाद अरे एक शब्द आता है। यह सब किस में आता है? तो संबोधन में आता है। आगे देखिए अपादान जो हम करते हैं, देखिए अपादान आपका अलगाव के लिए होता है। आगे देखिए कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? विभत्स का विरोधी, तो भयानक का क्या होता है? तो हमारा देखिए अगर बात करें विभत्स रस का विरोधी क्या होता है, तो तीसरे का हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो हो जाएगा जिसका अर्थ होता है रति, जिसका अर्थ क्या होता है? रति, यानी रति का अर्थ क्या होता है? तो रति का अर्थ हमारा प्रेम होता है। क्या होता है? रति का अर्थ हमारा प्रेम होता है। और भयानक रस का जो आपका अर्थ होता है वह भय से होता है। किससे? भयानक रस का जो अर्थ होता है आपका भय से होता है। और वीर रस का जो आपका वो होता है क्या होता है? तो उत्साह होता है। किससे? उत्साह होता है। और करुण की बात करें तो करुण रस का अर्थ आपका होता है शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। अब ये हमारा तीसरा पूरा क्लियर हो गया। आगे देखिए 4 नंबर,
कह रहा है 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 8 अध्याय जिसमें अर्थात अष्टधाई बहुब्रीय समास होता है। क्या होता है? अष्टधाई बहुब्रीय समास होता है। बहुब्रीय समास में कोई पद जो है यह प्रधान नहीं होता है। दोनों पद जो मिलकर आपका पहला पद और दूसरा पद यह दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर जो है इशारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास में जैसे आपका इसमें संख्याएं होती हैं। जैसे चौराहा, यानी चौराहा जहाँ आपका 4 रास्ते कटते हों, चौराहा हो गया। और आपका क्या हो जाएगा? पंचपात्र हो जाएगा। पंचपात्र हो गया। ये सब आपके द्विगु समास के उदाहरण है। पंचवटी हो गया, त्रिलोकी हो गया। अब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप एक निशान देखने को मिलेगा, जैसे भाई बहन। भाई बहन जिसमें हम बात करें तो दोनों आपके प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। माता पिता तो ये हमारे इसमें दोनों पद जो होते हैं द्वंद्व में आपका वह प्रधान होते हैं। अब एक बचा आपका कर्मधारय है। क्या होता है? कर्मधारय। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अगर बात करें महात्मा, क्या हो जाएगा? महात्मा इसका एक उदाहरण हो जाएगा। पीताम्बर, महाकवि, यह किसके उदाहरण हो जाएंगे? महाकवि ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो कर्मधारय के। और कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद हमारा विशेष से होता है। आगे देखिए 5वां नंबर और कह रहा है मनुष्य की पुस्तक डैश डैश उसके मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होते हैं। क्या होते हैं? आपका मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होते हैं। तो कह रहा है कष्ट के, सुख के, एकांत के या तनाव के। तो हम यह जो है आपका खाली स्थान पर जो है कौन सा इन चारों विकल्प में हम रख दें कि हमारा जो है संपूर्ण रूप से आपका एक शब्द बन जाए। तो देखिए अगर बात करें एकांत का, किसे यहाँ पे हम रख देंगे? एकांत। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम एकांत रख दें ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य की पुस्तक एकांत और उसके मित्र, मार्गदर्शन, प्रेरक और साथी होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है हम विकल्प नंबर सी लगा देंगे 5वें का। आगे देखिए 6वां नंबर और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। तो देखिए कह रहा है शुद्ध वाक्य आपको चुनाव करना है। शुद्ध वाक्य चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है ए, कह रहा है कि नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। बहुत पेड़ खड़ा है यानी बहुत पेड़ खड़े हैं, ये होना चाहिए। क्या यहाँ पर होना चाहिए? बहुत पेड़ खड़े हैं, तब हमारा यह शुद्ध हो जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। कह रहा छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। अनुशासन प्रिय क्या होना चाहिए? अनुशासन प्रिय दे रखा है। देखिए ये आपका यह भी अशुद्ध हो जाएगा। विकल्प नंबर सी देखिए कह रहा युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तो ये हमें कुछ शुद्ध लग रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, बी भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा साधनों का विकास करने होंगे, यानी संसाधनों का विकास करना चाहिए। ये देखिए ये भी डी भी हमारा भी गलत हो जाएगा। साधनों का विकास करना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, यदि युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। आगे देखिए 7वां नंबर, इसमें हमारा सी नंबर जो है शुद्ध था। आगे देखिए कह रहा निम्नलिखित में से 4 वाक्यांश दिए गए हैं। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ए, बी, सी और त्रुटि रहित होने पर आपको डी ऑप्शन जो है चिन्ह लगाना है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए ए क्या कह रहा है? किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधि प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अब देखिए ये आपका चारों विकल्प है आपके सामने हैं। तो ऑप्शन देखिए मुझे तो कोई त्रुटि नहीं लग रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हम डी लगा देंगे। इसका हमारा सी हो गया था। 8वां नंबर कह रहा है शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है 8वें में। तो देखिए 8वें में अगर बात करें तो कह रहा इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इस ग्रंथ का निर्माण जो है तुलसीदास ने किया है। तो अब देखिए हमें ऑप्शन नंबर देखिए पहला तो हमें जो है इस ग्रंथ का निर्माण, देखिए ऑप्शन नंबर बी
कह रहा समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये आपको शुद्ध कुछ लग रहा है। विकल्प सी कह रहा मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं, ये भी हमारा शुद्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये भी हमारा शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें, इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास हैं। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा शुद्ध हो जाएगा। और 9 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? कौन सा संघर्षी है? तो देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, देखिए ये होते क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायुमुख से यानी वायुमुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण यानी रगड़ खाकर निकले, उसमें और गर्मी उत्पन्न हो, उसे हम जो है ऊष्मा संघर्षी कहते हैं। अब बात करें तो देखिए हमारा है देखिए जब आप बोलेंगे तो आपके मुख से ज़्यादा आपको घर्षण दिखाई देता निकलेगा। और यहीं पे बात करें, है तो हमारा हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा है। कह रहा है औनी का विलोम शब्द होगा। तो औनी का विलोम क्या होता है? औनी का विलोम हमारा अंबर होता है। अब अंबर देखिए कौन से विकल्प में है? तो अंबर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा पवन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन कह रहा पौ प्लस अन और पो प्लस अन और पौ प्लस अन और पो प्लस अवन। तो पवन का सही संधि विच्छेद बताना है। तो अगर बात करें 11 में, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी विकल्प हो जाएगा। पो प्लस आपका अन हो जाएगा। अब इसमें बात करें संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें अगर संधि कौन सी हो जाएगी तो इसमें हमारी आयादी संधि हो जाएगी। कौन सी? इसमें हमारी आयादी संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है कि निकलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? निष्कलंक का जो क्या हो जाएगा? निष्कलंक हो जाएगा। अब निष्कलंक कैसा लिखा जाएगा? देखिए ऑप्शन ए भी दे रखा है, ऑप्शन बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। तो निष्कलंक कैसा लिखा जाएगा? तो देखिए आपका जो आपका सही हो जाएगा, सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर डी निष्कलंक, ये आपका उचित हो जाएगा। और कह रहा है जिगुस्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? 13 में बात कर रहा है जुगुस्सा किसका विभस रस का स्थायी भाव होता है? किसका? ऑप्शन नंबर सी विभस रस का होता है। और बात करें भयानक का क्या होता है? तो भयानक का भय होता है। क्या होता है? भयानक का भय होता है। अद्भुत का क्या होता है? तो अद्भुत का विस्मय होता है। क्या होता है? अद्भुत का विस्मय हो जाएगा। और रौद्र का क्या हो जाएगा? तो रौद्र का जो हो जाएगा वह क्रोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। तो चारों विकल्प हमारे क्लियर हो गए। और इसमें हमारा जो गुस्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी विभस रस का। 14 नंबर कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर कह रहा है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये तो ऑप्शन नंबर ए है, सही तो नहीं लग रहा है। और बी कह रहा है तूफान आने का संदेह है। और अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य है कि अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए और तूफान आने की आशंका है। इसमें मात्र दो कारण हो सकते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए विकल्प नंबर सी हमें सही लग रहा है और इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। तो अभी जो हमारा है शुद्ध नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनेक निरपराधी दंड के भागे हुए, यह हमारा जो हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कह रहा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? ओ दे रखा है, ए है और छ है। तो 15 नंबर में बात करें तो देखिए आपका कंठ तालु की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी हो जाएगा। एक आपका ए वाला ए होता है और एक आपका इसमें आपका जो ए का मात्रा लगता है ये वाला ए होता है, ये एक आपका कंठ तालु होते हैं। कह रहा है कि
अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या दिकर्मक क्रिया है। तो 16 में अगर बात करें तो देखिए हमारा सी विकल्प हो जाएगा। अब पढ़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और जब दो क्रिया साथ साथ वाले उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या, जब दो क्रिया साथ साथ चलती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। और वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा, जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रस्तुत हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जहाँ दो क्रिया दो कर्म के साथ जो है आपका प्रस्तुत हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे बात करें तो राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी दूसरे को कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जब कर्ता अपने हाथों से ना कर कर दूसरे को करने के लिए आपका प्रेरणा प्रदान करता है उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना और पिलवाना, दिलवाना, यह सब क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा 16 का कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ये हो जाएगी। 17 नंबर कह रहा है कौटिल्य का विलोम क्या होगा। तो कह रहा है मृदुलता, अतर्व और मार्दव और आर्जव। तो कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य का विलोम हमारा आर्जव होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या कहेंगे, तो अतर्व का विलोम क्या हो जाएगा, अतर्व का विलोम हमारा अनातर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनातर्व हो जाएगा, ये आपका तय है, अनातर्व हो जाएगा। और क्या बचा, तो मृदुलता का विलोम क्या हो जाएगा, मृदुलता का विलोम आपका कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है कि आपका सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका, तो सच्छास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है और बी भी है, सी है और डी है। उचित इसमें अगर बात करें उचित सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सत प्लस आपका शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उचित हो जाएगा। और इसमें बात करें संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें जो हमारी हो जाएगी वह व्यंजन संधि हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी फॉर्म डाला है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट सेट कराऊंगा और तब तक कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। मैं आपको जब एग्ज़ाम के लिए मैं आपको एकदम रेडी कर दूंगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और अपने भविष्य को संवार सकें। 19 नंबर है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। अभी मैंने ऊपर बताया है रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। और भय का क्या होता है, भय का भयानक होता है। और उत्साह का क्या होता है, तो उत्साह का हमारा वीर होता है। उत्साह का क्या होता है, वीर होता है। क्या होता है, वीर होता है। और विस्मय का क्या होता है, ये आपका अद्भुत होता है। क्या होता है, अद्भुत होता है। कह रहा संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो संगठना है, रचना विन्यास है, उद्भावना है और आपका विरचित है। कह रहा संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो यह हमारा हो जाएगा उद्भावना। क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द जैसे आपका ढांचा, निर्माण, भवन क्या हो जाएगा, जैसे आपका देखिए ढांचा हो गया, ढांचा हो गया, निर्माण हो गया, निर्माण हो गया और क्या हो जाएगा, और आपका भवन हो गया, भवन के बाद आपका आकार हो गया, आकार के बाद आपका क्या आ जाएगा, संगठन, रचना, ये सब क्या है, विन्यास, विराचित, ये सब होते हैं संरचना के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। आगे देखिए अब आपको गद्यांश देखने को मिलेगा और गद्यांश आपका थोड़ा सा
बड़ा भी है और गद्यांश से आपको 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। गद्यांश आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। कह रहा नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर और 21 से 30 तक सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव करना है। कह रहा यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है और वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें इसमें उनकी आपका सदास्यता, निरंकार और व्यवहार का योगदान है। वह जिस समस्त प्राणियों और प्रकृति सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी और मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। और गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हितों में सदा संलग्न रहता है उसका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य की जो अपने मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए वो भटक रहे हैं और वह कहीं बाहर नहीं आपके अंदर ही है। अब देखिए गद्यांश तो हमारा था। अब कह रहा है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी। तो 21 नंबर है, समानता क्या थी। तो सभी सन्यासी तो नहीं है और सभी भारत में जन्मे हैं, यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सभी ने मानव कल्याण किया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सभी ने जो है मानव कल्याण किया है। और कह रहा है कौन सा शब्द भिन्न है, तो मनुष्यता है, वीरता है, मित्र है और क्या है आपका, और क्या दे रखा है, तो मित्रता है। तो इसमें आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा 22 नंबर में, तो देखिए आपका मनुष्य मनुष्य आपका भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मित्र क्या हो जाएगा, मित्र आपका जो है भिन्न हो जाएगा। बाकी मनुष्यता, वीरता और आपका क्या दे रखा है, मित्रता, ये सब मनुष्य के गुण है लेकिन मित्र आपका जो है अलग हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सही शब्द का चुनाव कीजिए। कह रहा है सबके प्रति दया की दृष्टि से भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो समान होना चाहिए। क्या, तो सबके प्रति समान दृष्टि के भाव और व्यवहार होना चाहिए। कह रहा अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कह रहा कि अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो है आपका वाक्य के आगे लगता है, तो अभ्यागत में आपका अभी हो जाएगा, अभी उपसर्ग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा दे रखा है अभी। और फिर कह रहा कि आपका रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय। तो रमणीय जब आप बोलेंगे 3-4 बार आप रमणीय बोलेंगे, तो देखिए आपका रमणीय ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। क्या, रमणीयर रमणीयर ये बोलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, 25 का ए। आगे देखिए 26 नंबर कह रहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो यह क्या है, दोहा है, सोठा है, रोला है या आपका बरबे है। क्या दे रखा है, हाँ बरबे दे रखा है 26 में। तो ये क्या है, तो आपका दोहा है। क्या है, दोहा है। और दोहे में आपकी कितनी मात्राएं होती हैं, दोहे में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी, दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। और जिसमें अगर बात करें पहले पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में जो आपकी होती हैं वह 13-13 की मात्राएं होती है। कितनी, 13-13 की मात्राएं होती हैं। और बात करें दूसरे और चौथे में कितनी कितनी की मात्राएं होती हैं, 11-11 जो है मात्राएं होती हैं दोहे में। और कह रहा है कि इन इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा।
तो क्ल्यू है और क्रम है, कृषक है और आपका कृषाणु है। तो आपका क्ल्यू आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा क्ल्यू। देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु, कृषक, क्रम और क्ल्यू आते हैं और क्ल्यू सबसे आपके अलग और अंत में आएगा। और यहाँ कह रहा है कि चराचरम यानी जगत में कौन सा समास है, जगत में कौन सा समास है, तो जगत में हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिस शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थ की दृष्टि से दोनों की स्वतंत्र अस्तित्व हो, वह आपका जो है द्वंद्व समास होता है। जैसे यथा, यहाँ पर चर पूर्व पद है और अचर आपका उत्तर पद है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का अर्थ है स्वतंत्र। जैसे चर, चेतन, अचर, जड़। आगे देखिए कह रहा है कि आपका 30 तक है ना, आपको गद्यांश आपका 30 तक दे रखा था। तो 29 नंबर कह रहा है शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। तो वाक्य का प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र का निर्माण। तो अगर शब्द को अर्थ को जो है सबसे अधिक आपको स्पष्ट करना है तो कौन सा तरीका आपका सबसे उपयुक्त होगा, तो यह तरीका आपका वाक्य का प्रयोग है। और ये एक लास्ट होगा, उसके बाद हम रीजनिंग देखेंगे। कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो कह रहा है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली और अभिक्रमित अनुदेशन। तो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है 30 नंबर में। तो आपका देखिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेक्राली भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ, ये सब आपको देखिए आप सीटेट की तैयारी करेंगे, सीटेट की, तभी आपको पढ़ने को मिलेगा। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है, अभिक्रमित क्रमित आपका अनुदेश दे रखा है, ये आपका जो है शिक्षण की पद्धति नहीं है। आइए देखते हैं रीजनिंग। कह रहा रमन ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करते हुए, तो देखिए अगर बात करें तो सूर्य आपका पूर्व दिशा में होता है। मान लीजिए यह आपका सूर्य हो गया, यह सूर्य है और यह प्रातःकाल जो है रमन जो है प्रातःकाल सूर्य की ओर मुँह करते हुए घूमना शुरू किया, यानी वह सूर्य की ओर उसका मुँह है। देखिए यहाँ मान लीजिए रमन का मुख मान लीजिए यहाँ पर है सूर्य की ओर, यानी उसका मुख इधर है। और कह रहा है कि कुछ समय बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ा, यानी रमन जो है अपनी बाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए बाईं ओर मुड़ा यानी ऊपर उठ जाएगा ना, हाँ ऊपर की ओर जाएगा। कह रहा बाईं ओर मुड़ा और फिर आपका वह बाईं ओर मुड़ा, किधर, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और रमन आपकी दिशा की ओर जा रहा है। तो रमन देखिए ये जो आपकी दिशा हो जाएगी, तो मान लीजिए आपके ये चार होते हैं। जैसे इसमें आप बात करें, एक आपका नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये आपकी वेस्ट हो जाएगी, जो कि आपकी पश्चिम दिशा ऑप्शन नंबर बी में है। तो रमन जो है पूर्व दिशा की ओर था, क्योंकि सुबह जो होता है सूर्य आपका पूरब की ओर निकलता है। अब जब पूरब की ओर निकलता है तो अगर वो बाएं ओर चलेगा तो अपना देखिए वो आपका उत्तर दिशा की ओर जाएगा। फिर अगर वह बाएं मुड़ेगा तो फिर वह जो है पश्चिम दिशा की ओर चला जाएगा। आगे देखिए, अब नीचे आपको अदला बदली करनी है और समीकरण को सही करना है। तो क्या दे रखा है, 12 है और भागा 6 दे रखा है और प्लस का कितना दे रखा है, 3 है और गुणे 7 है और क्या दे रखा है, 42 है। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन रखें। सबसे पहले देखिए आपको क्या रखना चाहिए, सबसे पहले आपको भाग रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, सबसे पहले आपको जो है, तो सबसे पहले आपको भाग रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो देखिए हम क्या कर दें, तो हमें ऑप्शन नंबर सी रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 12 और भाग की जगह हमारा प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका भाग हो जाएगा और 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका इंटू है 7 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 12 6 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 12 6 18 भागा 3 गुणे का 7 और बराबर 42।
तो आपका ये आपका हो जाएगा 6 बार में जाएगा, और 7 है, 7 छक्का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इधर भी 42 हो गया और आपका इधर भी 42 हो गया। लेफ्ट हैंड बराबर हमारा राइट हैंड साइड है। ऑप्शन नंबर देखिए सी हमारा जो है समीकरण को सही करेगा। बाकी आप इन ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो इनको भी चेक कीजिए, इनको भी, लेकिन अगर मैंने इस वजह से नहीं चेक करता हूँ ताकि टाइम ना खराब हो। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह समीकरण सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है रिपब्लिक को एक कूट भाषा में आपको इस तरह से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में आपको कलकत्ता दे रखा है, यह किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रिपब्लिक दे रखा है क्या है, तो आपका देखिए रिपब्लिक है, आर है और क्या है, ई है और पी है, यू है और क्या है, बी है, एल है, आई है और सी है। यह रिपब्लिक दे रखा है। अब रिपब्लिक को चलिए हम जो है नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने नंबरिंग कर दिया। अब देखिए क्या दे रखा है आपका, तो सी है, आर है, आई है, उसके बाद ई है, एल है, पी है और बी है और यू है। तो सी हमारा किस पे है, कितने पे है, देखिए सी हमारा 8 पे है, कितने पे, सी हमारा 8 पे है। आर कितने पे है, आर 1 पे है। और आई कितने हैं, आई कितने पे है, तो 7 पे है, 7 पे है। ई हमारा कितने पे है, 2 पे है। एल हमारा कितने पे है, 6 पे है। और पी हमारा कितने पे है, पी हमारा 3 पे है। और बी हमारा 5 पे है। और यू बचा, यू हमारा किस पे है, यू हमारा 4 पे है। तो ये आपका इस तरह से हुआ है, इस तरह से ये हुआ है। तो चलिए हम कोलकाता को नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है आपका, सी है, यू है और एल है, फिर आपका सी है, यू है, डबल टी है, उसके बाद ए है। तो आपका चलिए इसे नंबरिंग कर देते हैं, फिर हम इसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, सबसे पहले हमारा 8 आया था, सबसे पहले हमारा 8 आया था। 8 के बाद क्या था, 8 के बाद हमारा 1 था, 1 के बाद हमारा क्या था, तो 7 था। और 7 के बाद हमारा क्या था, तो 2 था। और 2 के बाद हमारा क्या था, तो 6 था। 6 के बाद हमारा 3 और 3 के बाद 5 और इसके बाद हमारा क्या था, तो 4 था। तो देखिए 8 पे हमारा क्या है, तो 8 पे हमारा ए है और 1 पे हमारा सी है और 7 पे हमारा क्या है, तो 7 पे हमारा टी है और 2 पे हमारा यू है और 6 पे क्या है, तो टी है। और 3 किस पे है, तो 3 का हमारा एल है, 5 का हमारा यू है और क्या बचा, 4 का हमारा सी है। ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या हो गया ये, तो आपका ए सी टी और यू टी एल यू सी। अब यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहले में है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली संख्या का चुनाव करना है। पहला पहला देखिए स्तंभ और दूसरा देखिए और फिर तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम पहले स्तंभ में देखिए, आकृति पहले में देखिए, आकृति पहले में अगर हम क्या कर सकते हैं, तो हम देखिए आपका 3 दे रखा है, 3 है, क्या है, तो 3 है। और 3 के बाद क्या है, तो आपका 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करा दें। और 2 के बाद क्या है, तो 2 के बाद मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई तो नहीं कराते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करके देखते हैं। 3 है, उसके बाद आपका 2 है, उसके बाद हमारा 5 है। और 2 बार हमारा 2 दे रखा है ना, 1 2 को हम यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो हमारा देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 10 और 10 10 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पहला स्तंभ हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्तंभ देखिए, दूसरा स्तंभ में तो 4 है, 3 है और 2 है, 4 3। आकृति में 2 में देखिए आपका 4 है, 4 के बाद क्या है, तो प्लस का 3 है और क्या है, तो प्लस का
2 है, 2 है। अब इसमें भी हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे हमने उसमें किया था। तो 4 3 7 7 दूनो और 9 दूना हमारा कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 आ गया। अब फिर देखिए हम स्तंभ नंबर तीसरे में चलते हैं। स्तंभ नंबर तीसरे में तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 5 और 6, 4 5 और आपका 6 हो जाएगा। इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 5 9 और 9 6 15। अब 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा विल बी राइट आंसर। और कह रहा दिए हुए विकल्प में उस शब्द का चुनाव कीजिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो बोस क्या बन जाएगा? बी। हाँ देखिए बोस भी आपका बन जाएगा इसमें। 35 में बोस तो आपका बन जाएगा। और देखिए टी भी है, इसमें भी है। ओ है, वो भी इसमें है हमारा है। एम है, बी है, ये भी हमारा बन जाएगा। और इस्ट क्या विकल्प नंबर सी बन जाएगा। तो एस भी है इसमें, टी भी है इसमें, ई भी है और एम भी है। वो हमारा स्टेम भी बन जाएगा। मैथ देखिए बन जाएगा क्या? मैथ। तो एम है। देखिए ए आपका इसमें कहीं ए तो आपका इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। ये जो है हमारा इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से हमारा बी विकल्प नंबर डी आपका नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा अखिलेश शिबू से लंबा है। कौन है? तो अखिलेश जो है, अखिलेश, अखिलेश जो है वह शिबू से लंबा है। किससे? तो शिबू से लंबा है अखिलेश। फिर कह रहा कि अमन अखिलेश के समान लंबा नहीं है, यानी अखिलेश हो जाएगा। अखिलेश के बाद जो है अमन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमन हो जाएगा। ये इसके जितना जो है लंबा नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर कह रहा है तेजिंदर से लंबा है, यानी इसके बाद तेजिंदर हो जाएगा। तेजिंदर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शिबू भी अमन के समान लंबा नहीं है, यानी अमन इससे बड़ा हो जाएगा। अमन जो है शिबू से लंबा हो जाएगा। शिबू से लंबा हो जाएगा। कह रहा पर तेजिंदर से लंबा है, यानी इसके बाद कौन हो जाएगा? तेजिंदर हो जाएगा। तेजिंदर हो जाएगा। कह रहा इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो देखिए कौन हो जाएगा? तो अखिलेश आ जाएगा। अखिलेश लंबा हो जाएगा। अखिलेश के बाद आपको उसके बाद अमन हो जाएगा। अमन के बाद कौन आएगा? तो शिबू आएगा। शिबू, और शिबू के बाद कौन हो जाएगा? तो तेजिंदर हो जाएगा। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा अखिलेश ही है, जो कि आपके सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। कह रहा कुछ अक्षरों का समूह आपको दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर एक अंक निर्धारित करते हैं। इन अक्षरों का जो इस प्रकार व्यवस्थित करें ताकि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। UMERNB, इनसे अगर हम क्या यूज करके कौन सा अक्षर हम बना सकते हैं? तो नंबर बन जाएगा क्या? देखिए अगर हम नंबर बनाएं NUMB और क्या है? ई है और आर है, नंबर बन जाएगा। हाँ नंबर बन जाएगा। तो एन देखिए कितने पे है? तो एन हमारा 5 पे है। यू हमारा कितने पे है? तो 1 पे है। एम हमारा कितने पे है? तो 2 पे है। और फिर देखिए बी हमारा कितने पे है? तो 6 पे है। ई हमारा 3 पे है। और आर हमारा जो है किस पे है? तो आर हमारा 4 पे है। तो 512 634, 512 634 देखिए पहले ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दी गई श्रृंखला में आपको गलत संख्या का चुनाव करना है। अब 41 13 है, 13 77 है, 461 है, 153 है और 61 है, यानी श्रृंखला आपकी घट रही है। क्या घट रही है? श्रृंखला आपकी घट रही है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, आपका कितना दे रखा है? 3113 दे रखा है। 3113 दे रखा, क्या यह 3 से कट जाएगा? 3 से काटते हैं तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और यानी 1377 से कटेगा क्या ये? 1377, यानी हम यहाँ कितना आ जाएगा? 1 मिनट देखिए, यहाँ तो थोड़ा सा बताते हैं। 4100 कितना है? तो 31 है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39 और 13, यानी आपका 1377 बार में यह कट जाएगा। अब देखिए फिर आपका 1377 है, आपका 1377 आ गया।
अब 1377 को फिर हम डिवाइड किससे करते हैं, तो फिर हम 3 से करते हैं। 3 से करते हैं तो 3 चौक को 12 और 5 और 3 पच्चे 35 और आपका 9 यानी 459 बार में आ जाएगा। फिर 459 को फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 459 को फिर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 एक कम 3 और एक बचा 15 होगा। 3 पच्चे 3 छक्को 18 और 3 163 आ गया। 163 आ गया, नहीं आपका 153 आएगा ना। 3 पच्चे 15 कितना आएगा, देखिए एक बचा तो आपका 3 पच्चे 15 हो गया और 3 पच्चे 15 और कितना हो जाएगा 3 और 3 तिरका 9, 153 आ गया ये। 153, 153 को फिर हम जो है देखिए 153 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और ये आपका कितना हो जाएगा 51 बार में। तो अगर बात करें देखिए इसमें अगर तो गलत संख्या का अगर बात करें इसमें गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर पहली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 1300 कितना आया है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला 461, 461 जो आपका दे रखा है यहाँ पे देखिए, यह जो हो जाएगा ये आपका श्रृंखला में गलत संख्या है। कौन सा श्रृंखला में यह गलत संख्या आ रखा है। अब देखिए 39 नंबर नीचे दिए दिए गए आपको आकृति को कागज को मोड़ना है, काटना है, खोलना है, उसके बाद ये आकृति कैसी दिखाई देगी। अभी देखिए आपका सिंपल इस तरह से त्रिभुज की तरह कागज है, इसको इस तरह से मोड़ दिया, फिर यहाँ पे 3 कट लगा दिया। अगर इसे हम खोलेंगे तो यह कैसा दिखाई देगा, तो यह आकृति आपको देखिए इस तरह से दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इसमें। अब यह आकृति किस में निहित है, तो आपकी देखिए यह आकृति आपको किस में ढूंढने से अगर किस में मिलेगी, तो इस आकृति को ध्यान से देखिए और फिर उत्तर आकृति को देखिए कौन सी आकृति में यह आकृति निहित दिख रही है। तो मुझे तो केवल ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है इसमें, केवल विकल्प नंबर सी। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका दिया रखा है और यहाँ आपको इस तरह से दे रखा है, बाकी आपको किसी ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है। और 41 नंबर है अव्यू दे रखा है और कह रहा है कि एक शब्द एक अक्षर संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए मैट्रिसेज में मैट्रिक्स एक में स्तंभ और पंक्तियों में 0 से 4 दी गई है। मैट्रिक्स सेकंड के लिए 5 से 9 तक इन मैट्रिक्स से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के जैसे ऐप को आपको देखिए, आपको ऐप को जो जैसे आपका यहाँ पे ऐप है ना, ऐप को जैसे आपका 0 से और आपका 1 से यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर आपका एक और किससे, एक और आपको 1 और 3 से आपको दर्शाने, यहाँ पे आपको 1 और 3 से दर्शाया गया है। फिर आपको 32 7 से दर्शाया गया। उसी प्रकार एन को 57 से और 69 और 95 आदि से दर्शाया गया है। तो पेन को किस तरह से आपका दर्शाया जाएगा। अब पेन को देखिए, आपका पेन पी आपका देखिए कहाँ पर है, पहले आप पी देखिए। तो पी 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 तो मुझे तो इसमें डाटा ही अधूरा दिख रहा है। कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार और इसे कमेंट करके बताइएगा कि पेन का क्या क्या आपको जो है बन सकता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए कि पेन का जो है संख्या क्या क्या बनेगी। और देखिए कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब वर्गों की संख्या पूछ रहा है इसमें, इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से कितने वर्ग निकल जाएंगे, यहाँ से 4 वर्ग यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ तो आपका वर्ग बनेगा नहीं। एक आपका यहाँ से निकल जाएगा
और कितना, तो 4 यहाँ से निकल जाएगा, 4 यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 4 4 8, एक 9, एक 10, 10 10 और आपका देखिए 10 10 के बाद आपका एक 11 बड़ा वाला बन जाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा, 11 आपका ऐसे हो गया। और 11 और 11 के बाद देखिए आपका फिर कौन सा बनेगा, एक आपका देखिए इसमें भी बनेगा, 5 बनेगा। एक मिनट देखिए, यहाँ से 4 तो हैया है, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ भी आपका 5 बनेगा, 5 यहाँ से बन गया, ठीक है। और एक आपका एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, तो 5 5 आपका 10 हो गया, 11 12, एक बड़ा वाला आपका 13 हो जाएगा। और एक और आपका बनेगा, और एक और बनेगा, वो आपका मिल नहीं रहा है कि इसमें आपको अगर बात करें तो 14, आपके टोटल 14 इसमें आपको जो है वर्ग मिलेंगे देखने को। कितने, टोटल आपको 14 वर्ग देखने को मिलेगा। एक आपका देखिए यहाँ पर है ये वाला टोटल आपको 14 वर्ग इसमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा कि विक्टरी को इतना लिखा जाता है, उसी को कुछ भाषा में क्या है, तो ट्रेटर को कैसा लिखा जाएगा। तो क्या है, बी है, आई है, सी है, और आप क्या है तो टी है, ओ है, आर है, और वाई है, यही है ना। अब देखिए इसको क्या लिखा जाता है, तो अगर इसको बात करें, देखिए आई को आपका ऐसे ही कर दिया है, सी को इधर लाया, और आपका भी को इधर लाया, भी को इधर लाया, और सी को आपका इधर लाया, तो सी आई बी हो गया, सी आई बी हो गया। और टी का क्या हो जाएगा, टी का आपका एस हो जाएगा, और ओ हमारा इधर चला जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, और आपका आर ऐसे ही रहेगा। तो सी आई एस वाई आर ओ, वाई आर ओ। अब देखिए यह बन गया। अब देखिए क्या दे रखा है, आपका टी दे रखा है, आर है, और आई है, तो आई को हम इधर ले आते हैं, आर ऐसे ही रहेगा, और टी को हम इधर ले आते हैं, आई आर टी क्या है, तो आपका टी आर ए है ना, हाँ सॉरी टी आर ए है, इधर आपका ए हो जाएगा, ए आर टी, ए आर टी। अब देखिए ए आर टी हो गया, आई का क्या हो जाएगा, आई का एच हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचा, टी और ओ और आर बचा, आर को इधर ले आते हैं, ओ हमारा ऐसे ही रहेगा, टी हमारा इधर चल जाएगा, आर आर ए आर टी एच, ए आर टी एच आर ओ टी। देखिए ऑप्शन नंबर केवल यह डी डी में है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है नीचे आपको पासे दिख रहे हैं, और दो अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही हैं, एक दिख रहे हैं फलक कोई विपरीत वाले फलक में कौन सा होगा। अब देखिए एक आपका जो आपका ऊपर तली में दे रखा है, क्या दे रखा है, ऊपर तली में दे रखा है, संख्या 2 के आसन्न सतह पर देखें तो आपका 1 और 4 और 5 और 6, 1 4 5 6, और संख्या 2 के विपरीत अगर बात करें, तो देखिए एक के विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों में आपका मिलता जुलता क्या है। तो देखिए हमने देखा 2, इसमें आपका 2 है, और इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, तो 2 जो है हम इस तरह से रख देंगे। अब जो हम घड़ी के यानी आपको क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो देखिए आपका 2 के बाद चलेंगे तो देखिए हमें 5 मिलेगा, और 5 के बाद चलेंगे तो हमें 4 मिलेगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आपको 2 हमने लिया है, अब 2 को नीचे रखेंगे, और फिर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें 6 भाई साहब रास्ते में चलेंगे मिलेंगे, और 6 के बाद जो है हमें 1 मिलेगा। और हमसे 1 के विपरीत पूछ रहा था, 1 के विपरीत हमारा 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, और 2 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी में है। कह रहा एक कागज को मोड़ा गया और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया, इसे खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह से कागज आपका है, इसे बीच में आपका मोड़ा गया, फिर इस तरह से आपका जो है कट करा गया, तो आपका अगर इसे खोला जाए आकृति को, तो यह कैसा दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो आपको दिखाई देगा, देखिए इस तरह से आपका कट बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, इस तरह से यह कट यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी आपको देखिए यह कट आपको देखिए इसमें तो आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना।
अब यह कट देखिए एक स्कॉट की तरह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है सही से। बाकी तो ये देखिए इसमें सी में नहीं, इस तरह से ये इसमें भी आपका नहीं है ना ही इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। कह रहा बराबर होगा, बहुत बड़ा होगा, बिंदु के बराबर होगा, या बहुत छोटा होगा। अब देखिए यह मान लीजिए आपका क्या है, तो अवतल आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये मान लीजिए आपका पी हो गया फोकस, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र जो कि आपका सी पे होता है, और यह आपका क्या हो जाएगा, तो फोकस हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अगर इसे से हम यहाँ पे डालें तो आपका जो है इस तरह पे आपका आएगा। तो अगर बात करें अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वह दो मापदंडों पर निर्भर करती है। वस्तु की दूरी, दर्पण और फोकस लंबाई पर होती है। यदि ऑब्जेक्ट को ध्रुव और अवतल दर्पण के फोकस के बीच रखा जाए तो दर्पण के पीछे एक आपका आवर्धित अप्रभासी और सीधा छवि बनता है। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर बहुत बड़ा बनेगा, कहाँ पर, तो बहुत बड़ा बनेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो कह रहा गुरुदासपुर में, जलालाबाद में, तलवंडी में और फिल्लोर में। तो 47 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। कब, तो 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1469 को, 1469 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत, जो वर्तमान में नाना का साहेब पंजाब के राय भाई के तलवंडी गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। नानक के पिता का नाम क्या था, इनके जो फादर का नाम था वह कल्याण सिंह, कल्याण चंद्र था। क्या नाम था, कल्याण चंद्र था इनके पिता का नाम। और बात करें कल्याण चंद्र दास बे बेदी थे, और जो मेहता कालू के नाम से लोकप्रिय थे। उनकी माता का नाम तृप्ता था। इनकी माता का नाम बात बात करें, इनकी माता का नाम क्या था, तो तृप्ता था, तृप्ता था। और उनके पिता जो स्थानीय पटवारी यानी लेखाकार थे। आगे देखिए कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। कह रहा है महिंद्रा ग्रुप है, और यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, आदित्य बिरला ग्रुप है। कौन सा जो है आपका भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा यूनिलीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिलीवर हो जाएगा। और यूनिलीवर क्या होता है, यूनिलीवर एक ब्रिटिश डच ट्रांसनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम, और आपका रटारडैम नीदरलैंड में स्थित है। इसके उत्पादन में खाद्य पेय पदार्थ और इसके राजस्व का लगभग 40% सफाई एजेंट, सौंदर्य उत्पादक, और 40% जो होता है वह व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल होता है। यह यूरोप की 7वीं सबसे बड़ी आपकी मूल्यवान कंपनी है। कह रहा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ऑप्शन में है 2011, 2013, 2012 और 2014। तो कह रहा राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यह लागू हुआ था आपका वर्ष 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 खाद्य अधिकार भी कहा जाता है। भारत की संसद की एक अधिनियम है जिसे 12 सितंबर 12 सितंबर 2013 को, 12 सितंबर 2013 को, और 5 फरवरी 2013 को जो है, फरवरी नहीं आपका जुलाई होगा, 1 मिनट, 5 जुलाई, 5 जुलाई 2013 को, 5 जुलाई 2013 को पूर्व प्रभाव से कानूनों में हस्ताक्षरित किया गया था। यह अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आपको 67%, कितना, 67% को कानूनी अधिकार देता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल का, और कर्नाटक में मनाया जाता है, या तमिलनाडु में, या उड़ीसा में। तो हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हम्पी उत्सव जो है, जिसे विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है, यह प्राचीन विजयनगर साम्राज्य को जो आपका अभी कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। हम्पी सबसे बड़ा उत्सव है। यह कर्नाटक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर
खूबसूरती से आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वह कन्नड़ नृत्य, नाटक, आतिशबाजी इसमें शामिल होता है। कह रहा है भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत पर वर्षा जल संरक्षण जो है संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में नहीं और ना ही आपका केरल में, यहाँ पर कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन करने का अनिवार्य कर दिया है वर्ष 2001 में। कब? तो वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता द्वारा वर्षा जल संचयन आंदोलन शुरू किया गया था। जयललिता उन्होंने सभी नई इमारतों में आर डब्ल्यू एच संरचनाएं रखना अनिवार्य कर दिया था। कह रहा माता पिता के क्रोमोसोम्स का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेदार है? तो ZX है, XX है, YZ है और XY है। तो अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका XX हो जाएगा। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को सौंपने वाली कई चीज़ें, जैसे आपके 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 आपके जोड़े होते हैं। यह गुणसूत्र हर कोशिकाओं के नाभिक में धागे जैसी संरचनाएं जिनमें हर व्यक्ति के लिए आनुवांशिक निर्देश होते हैं। उन जोड़ियों में एक गुणसूत्र होता है जो एक बच्चे के जैविक लिंग का निर्माण करता है। और आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों के विकृति गंधिता यानी वासीपन का कारण है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ वासीपन का जो है कारण होता है, यानी भोजन जो है खराब हो जाता है? तो ये जो होता है आपका ऑक्सीजन की कमी। किसका? ऑक्सीजन की कमी। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के मुख्य कारक वसा ऑक्सीकरण होता है जो आणविक ऑक्सीजन के साथ वसा और तेलों की प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो आमतौर पर खराब स्वास्थ्य वाले होते हैं। प्रकाश के संपर्क में प्री ऑक्सीडेंट और उच्च तापमान प्रतिक्रिया को तेज करते हैं और यह विकृत तेल की खराब स्वाद और तेल की गंध की विशेषताओं के साथ यह जुड़ा होता है। कह रहा द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के निम्नलिखित में से कौन से लेखक हैं? कह रहा कि रस्किन बॉन्ड और खुशवंत सिंह, मनोहर मालंगवाकर, RK नारायण। तो द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के निम्नलिखित में से कौन लेखक हैं? तो 54 का ए हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। रन ऑफ द रस्क रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो आपका 1956 में पहली और बार प्रकाशित किया गया था। यह उपन्यास रस्टी के इर्द गिर्द घूमता है जो कि एक अनाथ 17 वर्षीय एंग्लो इंडियन लड़का है और देहरादून में रहता है। अपने अभिभावक को श्री हैरिसन के सख्त तरीकों के कारण वह अपना भारतीय दोस्तों के साथ रहने के लिए अपने घर से भागा था। इस पुस्तक में जो है 1957 में जॉन लैलीविलेन नोट्स मेमोरियल पुरस्कार जो है जीत लिया था। कह रहा ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? कह रहा कि बायो पॉलीमर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल क्लोराइड और मिथेनॉल। तो 55 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होता है, जिसे फ्रियान के रूप में भी जाना जाता है, ओजोन परत के टूटने के कारण बनता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। कह रहा कि अरुंधति राय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला था? तो रैंक्स रमन मैग्सेसे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार। तो अरुंधति जी को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था मैन बुकर पुरस्कार। अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका थी जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 को जो है 1997 के लिए जाना जाता है। इन्हें 1997 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार जो है जीता था। यह एक गैर प्रवासी भारतीय लेखिका द्वारा सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक बन गया था। खैर अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत के किंगडम से संबंधित है? तो मोनेरा, कवक, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया।
तो अमीबा जो होता है वह निम्नलिखित में से किस जगत के किंगडम से संबंधित होता है, यानी राजा होता है? तो होता है प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी। अमीबा शब्द से संदर्भित आपका जीव डोमेन यूकेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और सब किंगडम प्रोटोजोआ से संबंधित होता है, जिसमें विश्व रूप से एकल कोशिकाएं यानी यूकेरियोटिस शामिल होता है, जिन्हें अन्य जीवों से पोषण मिलता है। अमीबा भी जो होता है वह एक आपका सरकोडिना वर्ग से संबंधित होता है। कह रहा हरियाणा यानी हरिकेन किसे कहा जाता है? कह रहा कपिल देव को, जोगिंदर राव को, वीरेंद्र सहवाग को या यजुवेंद्र चहल को। तो हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? 58 नंबर में पूछ रहा है। तो ये जो कहा जाता है आपके कपिल देव को। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन यानी तूफान रखा गया था। वह एक तेज गेंदबाज और मध्यम क्रम के जो है बल्लेबाज थे। कह रहा निम्नलिखित में से हैंकिंग गार्डन बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है ये मिस्र है, मेसोपोटामिया है, चीन है, हड़प्पा है। तो 59 है। कह रहा निम्नलिखित में से हैंकिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया हो जाएगा। किससे? तो बेबीलोन का जो है हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया का 7वां अजूबों में से एक है, जिसे हेलीलेन संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। यह कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर बेबीलोन में वर्तमान हिल्लाहा बेबीलोन प्रांत में बनाया गया था, जिसका निर्माण जो है नेबूचंदनजरे कराया गया था। इसका निर्माण जो राजा कब? तो 605 ईस्वी में इसका जो है निर्माण कराया गया था। और जो है इस शासन किया गया था अपनी पत्नी क्वीन एक्साइट के लिए। इसने जो है यह निर्माण कराया था मेसोपोटामिया का। कह रहा प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? ऑप्शन कह रहा कुषाण, गुप्त, मौर्य और चोल। तो अगर बात करें 60 नंबर में, ऑप्शन नंबर ये आपका कुषाण वंश से संबंधित हो जाएगा। प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला की गंधार कला विकसित हुई और गंधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन और मानदंडों पर आधारित थी। कह रहा अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रंथ का, ब्राह्मी का, कदम्बा का और शारदा का। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका ब्राह्मी का। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेखों में उत्कीर्ण संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिससे बाद में यह सभी भारतीय लिपियां दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग की जाने वाली कई लिपियां विकसित हुई। महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाने वाला शिलालेखों में से इस भाषा का प्रयोग किया गया था। कह रहा वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन कह रहा है BN राव और भीमराव अंबेडकर, गोपाल स्वामी अयंकर को, KM मुंशी को। तो 62 है। ऑप्शन नंबर BN राव हो जाएगा। देखिए न्यायविद BN राव को भारतीय संविधान बनाने के लिए आपका 1946 को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। वह संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने फरवरी 1948 को यानी 2 साल बाद इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। यह मसौदा 26 नवंबर जो है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कह रहा द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के निम्नलिखित में से कौन से जो है लेखक हैं? 63 में। तो इसके जो हो जाएंगे आपके चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए अगर ईस्ट इंडिया लेदर भारतीय वनस्पति चर्म संशोधित चमड़ा जो तमिलनाडु के रिची डिंडुगुल में चमड़े के कारखानों द्वारा उत्पादित किया गया था, यह ब्रिटिश राज में 63 है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया लेदर तमिलनाडु हो जाएगा। यह ब्रिटिश
राज के तहत 1856 से इसे चमड़े को 2008 में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण से भौगोलिक सांकेतिक जीआई का दर्जा मिला है इसे। आगे देखिए, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो हमारा कौन सा? 51 का ए। आर्टिकल 51 का ए जो होता है यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपका 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था। मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी और मौलिक कर्तव्यों में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। तेरा मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक डैश डैश पाया गया है? तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया गया है? तो ये जो पाया गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मंगल का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, आणविक नाइट्रोजन और आर्गन से बना हुआ है। ये जल वाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और अन्य गैसों से भी सूक्ष्म मात्रा यहाँ पर पाई गई है। अब कंप्यूटर से चलिए प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो कह रहा अपलोड करना, डाउनलोड करना, इंस्टॉलेशन करना और इनमें से कोई नहीं। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? यह कही जाती है आपका इंस्टॉलेशन। यानी आप कोई भी ऐप अगर देखिए मोबाइल में ही आप जो है अगर गूगल प्ले स्टोर से चाहे गूगल से जो है आप जो है आप डाउनलोड करते हैं तो उसे हम इंस्टॉल करना पड़ता है। कह रहा कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या होता है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके जुबान पर होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? तो कह रहा चिप है, सर्किट बोर्ड है और ट्रांजिस्टर है, कीबोर्ड है। क्या हो जाएगा? ये एक सर्किट बोर्ड हो जाएगा जिसे CPU द्वारा आपका अन्य चिप होते हैं। कह रहा कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रा में की जाती है? तो सेकंड की, मिनट की, घंटे की या गीगाहर्ट्ज़ में? तो कंप्यूटर में घड़ी की जो गणना है किस मात्रा की द्वारा की जाती है? ये जो आपका की जाती है वह आपका गीगाहर्ट्ज़ में। किस में? तो गीगाहर्ट्ज़ में। अब बात करें गीगाहर्ट्ज़, इससे पहले मेगाहर्ट्ज़ में यह की जाती थी। कह रहा कि प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो जावा, नेट या आपका फोर्टेन। तो 70 का ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्ट्रान में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, फोर्ट्रान में विकसित की गई सर्वप्रथम आपका प्रोग्रामिंग भाषा था। आगे देखते हैं 71 नंबर। कह रहा कंट्रोल, ALT तथा शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो स्पेशल कुंजियां हैं, मॉडिफायर कुंजियां हैं, फंक्शन कुंजियां हैं या आपका न्यूमेरिक कुंजियां हैं? तो 71 की एक बात करें तो यह सब क्या है? तो आपके मॉडिफायर कुंजियां हैं। कैसी कुंजियां हैं? सभी की सभी मॉडिफायर कुंजियां हैं। कह रहा OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन देखिए ऑप्शन नंबर पहले में ही है। कह रहा मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली, डायगोनली और आपका इनमें से कोई नहीं। तो कम मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस प्रकार मापा जाता है? तो ये जो आपका मापा जाता है आपका डायगोनली। कह बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी अपना डाटा रखने वाली स्टोरेज को क्या कहते हैं? कह रहा बेलेटाइल मेमोरी, नॉन बेलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 74 का जो अगर बात करें आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। अगर बिजली बंद कर दिया जाए तो डाटा को स्टोरेज कर सकती है। कह रहा कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? 75 नंबर में पूछ रहा है। तो आपका 2 प्रकार की, एक आपका रैम होता है और एक आपका क्या होता है, एक आपका रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कह रहा कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, माइकल फैराडे और जॉन मार्चले। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के निर्माता कौन थे? तो वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल थे। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है 1976 में, 1982 में, 1946 में या 1990 में? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना है? तो देखिए यह बना आपका 1976 में। कब बना है? 1976 में। आइए आगे देखते हैं। कह रहा प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निकल कौन सी है? कह रहा राइट क्लिक द्वारा, लेफ्ट क्लिक द्वारा, दोनों बटन के साथ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा राइट क्लिक द्वारा। किसके? तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निकल जो है कौन सी है? तो राइट क्लिक करके। कह रहा कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आप सभी ने कीबोर्ड चलाया होगा। इनमें अगर फंक्शन की बात करें कितना होता है टोटल, तो टोटल इसमें 12 की होती है। कितनी? टोटल 12 की होती है, जिसमें आपका F1 से लेके आपका F12 तक टोटल आपका होता है। कह रहा सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी अगर एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो यह आपका प्रिंटेड आउटपुट है। क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका यूपी के आ गया। यहाँ से हम जो है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी के देखेंगे। कह रहा उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वर्षाजनक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कि गंडक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से है। शारदा सहायक व रामगंगा सिंचाई सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश का लाभ होता है। वर्षा जनक का उल्लेख है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो है प्राप्त नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर वर्षा जनक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्में को नाम क्या है? तो देखिए कौन कौन गोरखपुर से है, और देखिए आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर बात करें तो देखिए काला नमक चावल तो आप सभी के यहाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और गोरखपुर साइड से हैं, तो बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही चावल की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है। काला नमक नामक इस क्षेत्र में उगाए जाने वाला सुगंधित चावल का एक प्रमुख किस्म है यहाँ पर, और इसे उत्तर प्रदेश का सुगंधित काला मोती के नाम से भी यानी स्टैंड ब्लैक पर पर्ल भी कहा जाता है। इसकी भूसी का रंग काला होता होता है और इसका नाम काला नमक पड़ा है। यह चावल की पैदावार मुख्यतः सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज आदि जिलों में होता है। और जैसे कि बात करें इसमें आपका संत कबीर नगर जिला भी आता है, आपका गोरखपुर भी आता है, लेकिन खासकर सिद्धार्थनगर, बस्ती और महाराजगंज से। इन अगर सिद्धार्थनगर, बस्ती और महाराजगंज से कोई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा उत्तर प्रदेश के बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो कह रहा कि आलमबाग में, इलाहाबाद में, सुल्तानपुर में और गौरीगंज में। तो देखिए हो जाएगा आलमबाग। उत्तर प्रदेश के बीज प्रमाणीकरण संस्था ब्यूरो आलमबाग कहाँ पर है? तो आलमबाग जो है आपका है वह लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो यह आपका लखनऊ में है आलमबाग। और बात करें तो यह इसकी स्थापना भारतीय बीज अधिनियम 1966 के तहत की गई थी। किसके? 1966 के तहत की गई थी और आपके धारा 8 के अधीन दिनांक 5 अक्टूबर 1976 में हुई थी। कह रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
चैसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एचोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991 दे रखा है, 1994 है, 1999 है और 2001 है। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 1994 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग जो है की स्थापना आपकी 1994 में हुई थी। डॉक्टर BK मोदी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो विजय आचार्य है। कौन है? वर्तमान में विजय आचार्य है वाणिज्य एवं उद्योग की स्थापना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच बनी वस्तुओं का उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अगर यह पूछा जाए तो हमेशा आपको फिरोजाबाद लगाना है। किसका? फिरोजाबाद लगाना है। चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं का उत्पादन के लिए जाना जाता है फिरोजाबाद को, और इसे सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चूड़ियों के अलावा कांच के अन्य सामान भी झूमर आदि फिरोजाबाद में ही बनाए जाते हैं। इसे सुहाग नगरी, ध्यान दीजिएगा, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे आइए। कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम जो है निर्यात किया जाता है? तो अगर पीतल की निर्यात की बात करें तो आपको सीधे आंख बंद करके मुरादाबाद लगा देना है। कहाँ पर? तो अमरोहा उत्तर प्रदेश में स्थित 86 है ना। देखिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से पीतल उत्पादक का अधिकतम यहाँ पर निर्माण होता है। और 87 है। और कह रहा इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, मुरादाबाद है और खुर्जा है। तो 87 है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। देखिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद स्थित धातु कला, विशेष धातु निर्मात मूर्तियाँ, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ जरी और चिकनकारी के लिए। लखनऊ किसके लिए? लखनऊ आपका जरी किसके लिए? जरी और नक्काशी के लिए, जरी और चिकनकारी के लिए, सॉरी, जरी और चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। और बात करें वाराणसी डीजल इंजन के लिए, किसके लिए? वाराणसी जो है डीजल इंजन के लिए आपका प्रसिद्ध है। और बात करें खुर्जा आपका जो है वह चीनी मिट्टी के लिए, किसके लिए? चीनी मिट्टी के लिए खुर्जा जो है आपका वह प्रसिद्ध है। अब बाकी चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। आगे देखिए, कह रहा मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए एक ही प्रश्न आपका कई बार रिपीट करके और कई तरह से पूछ रखा है। तो ये आपका हो जाएगा धातु की कलाकृतियों के लिए। चर्म उत्पादन में आपका जो है कानपुर आ जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बनी तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 से छोटी इकाइयाँ हैं? तो ऑप्शन में है अमरोहा, जौनपुर, बुलंदशहर और हरदोई। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमरोहा हो जाएगा। अमरोहा उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो ढोलक और तबला निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ लकड़ी आधारित तालबद्ध ढोलक बनाने वाली लगभग 300 छोटी इकाइयाँ हैं जो 1000 से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करती हैं। करा बदायूं जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं और बसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हैं। यह स्थानीय रूप से इस किस काम में आता है? तो पद्दी के लिए, कलमकारी के लिए, तंजोरी के लिए और कारचोबी के लिए। तो 90 का अगर बात करिए आपका कारचोबी के लिए आपका यह जो है बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पाद के लिए यह प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। इस उद्योग में यह लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस शिल्प के लिए कच्ची सामग्री में रेशम, करडाना, मोती और कोरा, कसाब, मछली के तार और नस्सी, नग, मोती ट्यूब और जरकनी, नूरी, पत्ते, दर्पण, सुनहरी चैन आदि जो है प्रयोग में लाई जाती है। कह रहा है कि इखलास खान को रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है यानी जिले में स्थित है? ऑप्शन है मेरठ, सहारनपुर, झांसी और बदायूं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा।
आगे आइए, कह रहा अवध, जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? तो सुल्तान की उपाधि, बादशाह की उपाधि, नवाब की उपाधि या साहिब की उपाधि। तो 92 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवाब की आबादी हो जाएगी। अवध राज्य में 1722 से 1856 तक जो है मुस्लिम शासकों का शासन था, जिन्होंने नवाब, जिसे नवाब कहा जाता था, और नवाब सिराजुद्दौला अवध के शक्तिशाली नवाब थे। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो आसिफ जाह मिर्जा, शुजा उद्दौला, यामिन उद्दौला। तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आसफ उद्दौला हो जाएगा, जिसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। कह रहा बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ पर है? तो देखिए, एक ही बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा है, जो कि अभी अभी मैंने बताया लखनऊ में। आगे कह रहा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है रासलीला, रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य और गिद्ध नृत्य। तो देखिए, गिद्ध नृत्य यह कहाँ पर होता है? गिद्ध नृत्य ये होता है आपका पंजाब। पंजाब को क्या कहा जाता है? तो 5 नदियों का शहर। बाकी यूपी में जो है रासलीला, अहिर नृत्य और रामलीला ये सब होता है, लेकिन गिद्ध नृत्य आपका कहाँ पर होता है? तो आपका पंजाब में होता है। वहाँ की पंजाबी महिलाएं पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर नृत्य करती हैं। आगे आते हैं 96 में, और कह रहा है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थकर केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए 96 में बात करें तो यह ना तो आपका गोमती नदी पर है, ना ही सरयू पर है, और ना ही यमुना पर, यह आपका है गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी वाराणसी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बौद्ध ग्रंथ आपके अंग उत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से इसका उल्लेख माना जाता है। आगे आइए 97 पे, कह रहा उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देखिए, अलीगढ़ में नहीं, ना ही मथुरा में, या आपको गढ़ मुक्तेश्वर में। गढ़ मेला, गढ़ मुक्तेश्वर। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से हम टिक लगाना है कि उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला एक मेला है, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में लगाया जाता है, और गढ़ मुक्तेश्वर नदी के किनारे आपका यह बसा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? तो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में टोटल अभी कितने ज़िले हैं? तो ये आपको याद रखना है कि आपका टोटल 75 ज़िले हैं। और बात करें 18 मंडल हैं। कितने? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले, 18 मंडल, और आपके 17 नगर निगम। कितने? तो 17 नगर निगम। यह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट मान के चलना है। आप यूपी में कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, इस तरह से आपकी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। और जनसंख्या घनत्व तो आपका कितना है? तो 829 आपका जो है, और लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। उत्तर प्रदेश में सहित कितने प्रमुख आपके मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर अभी अभी मैंने बताया आपके 18 टोटल मंडल है इसमें। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने विभाजित किए गए हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए टोटल 75 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे आज की क्लास। कैसे लगी? अगर पहली बार चैनल पर जुड़े थे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हो सके अगर आपको यह मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाएं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।